विषय आज का हमारा जो है वो बड़ा स्पष्ट है, कृत्रिम मेधा और हम। देखिए, एक ज़माना था जब हम लोग बचपन में ऐसी कल्पना किया करते थे कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि चीज़ें छोटी होती चली जाएंगी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली होती चली जाएंगी। आज वो ज़माना आ चुका है। आज हम और आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे हाथ में आ जाता है, जो एक बहुत बड़े कंप्यूटर का पर्याय है, एक टेलीविज़न का पर्याय है। आजकल हम स्मार्ट वॉचेस पहनने लगे हैं जिनकी छोटी सी स्क्रीन पर आपको लगभग वो सब काम करने की सुविधा मिल जाती है जो एक कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है या टीवी के ज़रिए किया जाता है या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किया जाता है। तो बहुत कुछ कार्य इस तरह से होने लगे हैं जो हमने कभी बचपन में सोचा था कि बड़े होने पर शायद देखना इस तरह की एक चीज़ आएगी, वो चीज़ें आज आ चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम लोग कल्पना करते रहे कि एक ज़माना होगा जब ऐसे उपकरण आ जाएंगे कि आप उनसे बात कर सकेंगे, ऐसे उपकरण, ऐसे रोबोट आ जाएंगे जो हमारी ही तरह चल फिर सकेंगे, हमारी तरह बात कर सकेंगे। तो आज वो समय आ चुका है। तो कितना ये अपने आप में एक्साइटिंग टाइम है हम लोगों के जीवन में कि हम इसको देख रहे हैं। जब इसकी शुरुआत हो रही है, ये घटित हो रहा है हमारी आंखों के सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक ऐसी तकनीक, ऐसी परिघटना घटित हो रही है जिसको देखने का, उसको जीने का, उसको इस्तेमाल करने का इस समय में हमें मौका मिला है, जबकि वो अपने प्रारंभिक समय में है। लेकिन देखिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के बच्चे इनोवेशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां कह रहे हैं। तो इस हद तक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा रही है और जाती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब काम होने लगा है तो ये वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक अवसर है या हमारे लिए खतरे का निशान है, चुनौती है, जिसका जिक्र अभी अनुराग जी ने भी किया कि आधी दुनिया उसको इस तरह से देखती है, आधी दुनिया दूसरी तरह से देखती है। दोनों बातें कहीं ना कहीं दोनों बातों में दम है। अब जल्दी ही हम लोग करोड़ों डॉलर के ऐसे कारोबार देखने जा रहे हैं मित्रों, जिनमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि एक मॉडल जब आती है और उसका एक उत्पाद के लिए फोटोग्राफ लिया जाता है तो उस प्रक्रिया में कितने लोग होते हैं, कितने लोगों की भूमिका होती है उस प्रक्रिया में। आप जानते हैं कहीं पर एक बहुत अच्छा हॉल लिया जाएगा जहां पर, या स्टूडियो लिया जाएगा जहां पर उसकी शूटिंग होगी। उस प्रक्रिया में एक मॉडल को हायर किया जाएगा जो कि मॉडल लाखों रुपए लेगी। उसके बाद एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स होंगे जिनको लाया जाएगा, लाइट का प्रबंध करने वाले लोगों को लाया जाएगा। उसके बाद जब वो फोटोग्राफ्स हो जाएंगे तो उनका संपादन करने के लिए लोग, बड़े जो बहुत माहिर लोग होंगे, उस फोटोग्राफ्स का संपादन करेंगे। और अंत में आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद, शायद 1 या 2 महीनों के बाद में, वो फोटो जो आपने देखा यहाँ पर, वैसा फोटो आपके सामने आएगा 1 या 2 महीने के बाद, इतने सारे लोगों को इस्तेमाल करने के बाद, इतने सारे लोगों की भागीदारी के बाद या उनकी भूमिका के बाद। लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं लिया गया है। बस जो व्यक्ति इसको बना रहा है वो व्यक्ति ही पर्याप्त है इसको बनाने के लिए, एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। सोचिए कितनी बड़ी टीम शायद होती इसको बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी टीम की जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निष्णात है तो वो खुद ही ऐसा बना सकता है। यानी कि इस तरह के अनगिनत कारोबार आने वाले हैं भविष्य में जिनको सिर्फ एक ही व्यक्ति संचालित करेगा और उनकी कीमत करोड़ों तक होगी, करोड़ों डॉलर की होगी। यानी कि ये एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या कुछ है यहाँ पर? बहुत सारे अवसर हैं। यदि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने के लिए समय है, सीखने के लिए समय है और आपके पास बहुत अच्छा कौशल है, आपने प्राप्त कर लिया, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई सीमा नहीं है मित्रों, कुछ भी बना सकते हैं। खासतौर पर रचनात्मक क्षेत्रों में आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरा पक्ष इसका यह है कि सारी प्रक्रिया में लोग नहीं हैं, लोगों की कोई भूमिका नहीं है, उत्पादों की ज़्यादा भूमिका नहीं है, किसी तंत्र की कोई भूमिका नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये जो आपको कैल एआई नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया, उस कैल एआई को यदि कोई संस्थान बनाता तो उसको कितने लोग बनाने की जरूरत थी? नवाचार के लिए काम करने वाले लोग होते, उसकी परिकल्पना करने वाले लोग होते, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने वाले लोग होते, उसके बाद उसका खाका बनाने वाले लोग होते, उसके बाद उसका डेवलपमेंट करने के लिए डिज़ाइनर्स होते, उसके बाद उसकी कोडिंग करने वाले कोडर्स होते, उसके बाद बन जाने के बाद उसके टेस्टर्स होते, वो होने के बाद में उसको कहीं किसी मार्केट प्लेस में डालना होता तो मार्केटर्स होते, मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल होते वो होते, उसके बाद उसको प्रचारित करने वाले लोग होते, कितने कुछ लोग होते।
लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो जैकरी यादेगारी है, ये और इसका एक मित्र, दो बच्चों ने ही मिलकर वो बना लिया और दोनों मिलकर के वो एप्लीकेशन डाल दिया और आज वो करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आधुनिक एआई काल के सबसे ज़्यादा सफल एप्लीकेशनों में से वो है। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तरफ एक व्यक्ति को इतनी शक्ति मिल रही है कि वो जो चाहे बना सकता है, यदि उस व्यक्ति ने अपना समय निवेश किया है, यदि वो व्यक्ति कौशल प्राप्त कर चुका है तो। लेकिन दूसरी तरफ इससे चुनौती ये आ रही है कि लोगों की कतारों को समाप्त कर रहा है। दोनों बातें हैं, दोनों ही बातें सच हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो समय है, जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो इस प्रकार की चुनौतियां, इस प्रकार की आशंकाएं हमारे बीच में आती है। लेकिन मानव इन सबसे संभवतः बड़ा है और इन सबसे ऊपर उठ करके वो सोच सकता है। इसलिए मानव प्रायः इस तरह की जो चुनौतीपूर्ण तकनीकें हैं उनको भी एक टूल में बदलने की क्षमता रखता है। बाद में उनका इस्तेमाल एक टूल के रूप में करने लगता है और कुछ दिनों में सब चीज़ें सामान्य हो जाती है। संभवतः वैसा ही हो जैसा कंप्यूटर के साथ में हुआ, जैसा इंटरनेट के साथ में हुआ, या जैसा अन्य बहुत सारी तकनीकों के साथ में हुआ। वही हम उम्मीद लगाकर हमें चलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी ऐसा ही होगा कि ये भी हमारा एक टूल बन जाएगा जिसका प्रयोग हम रोज़मर्रा के रूप में कर रहे होंगे और हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि हमें इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि इससे बिल्कुल भी चुनौती नहीं आने वाली है। इससे चुनौती आएगी, इससे बहुत सारे प्रभाव भी होंगे जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अपने आप को उन प्रभावों से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए हमें। खैर, बहरहाल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, यदि कंप्यूटरों में सोचने समझने की शक्ति डाली जा सके, किसी तरह से उनसे सिमुलेशन करवाया जा सके, ऐसा बर्ताव कराया जा सके जैसे इंसान सोचता है वैसे कंप्यूटर भी सोच सके, समझ सके, निष्कर्ष निकाल सके, परिणाम दे सके उनके आधार पर, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सब काम प्राय इंसान करता है। एक निर्जीव चीज़ यानी कंप्यूटर कैसे ऐसा कर सकता है? लेकिन इसके पीछे बहुत सारी तकनीकी प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है और ये एक वास्तविकता है, आज हमारे बीच में है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्षेत्र भी है और एक क्षमता भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिसिप्लिन भी है, पढ़ाई का डिसिप्लिन है, कामकाज का एक डिसिप्लिन है, यानी कि एक क्षेत्र भी है और एक अपने आप में एक फेनोमेनन भी है, एक क्षमता भी है जो कि मशीनों के पास मौजूद है। मैंने सिमुलेशन का जिक्र क्यों किया मित्रों? सिमुलेशन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब आप किसी मशीन में ऐसी क्षमता डाल सकते हैं जो इंसान की नकल कर सके, ऐसी क्षमता डाली जा सकती है मशीनों में। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि ये एक कार है जो आपके सामने है और इसी कार को आप चलाते हैं तो एक खास तरह का अनुभव आपके पास आता है। कार हो सकता है कि उछलती हुई, तेज चलती हुई, ब्रेक लगाती हुई चल रही है, लेकिन इसी तरह का एक सिमुलेशन भी आप कर सकते हैं ना। ये आपकी कार है और ये वीडियो गेम्स में आपने ऐसा सिमुलेशन देखा होगा कि वीडियो गेम के भीतर दिखाई देने वाली जो कारें हैं वो भी उसी तरह से सिमुलेट हो रही है, उसी तरह से उछल रही हैं, उसी तरह से सब कुछ हो रहा है। यानी चीज़ों को सिमुलेट किया जा सकता है, मशीनों में एक क्षमता डाली जा सकती है कि किसी दूसरी चीज़ की या दूसरी क्षमता की वो नकल कर सके, और यही क्षमता यहाँ पर आप कंप्यूटर में डाल रहे हैं, मानवीय बुद्धि की, और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे बीच में आई है ये अचानक या अनायास नहीं आ गई है। असल में पिछले 300-400 सालों से या 500 सालों से एक प्रक्रिया चली आ रही है विकास की, जिसके तहत हमने 4 औद्योगिक क्रांतियों को घटित होते हुए देखा है और आज हम चौथी औद्योगिक क्रांति से गुजर रहे हैं मित्रों। पहली औद्योगिक क्रांति कौन सी थी? जो 18वीं सदी में आई थी, जिस समय मशीनों का आगमन हुआ था, जब चीज़ें मशीनी आधार पर बनने लगी थी, असेंबली लाइन्स आ गई थी। वो 1870 में एक दूसरी क्रांति आई जब असेंबली लाइन आ गई, यानी कि ऑटोमेशन आ गया हमारे बीच में। देखिए, पहली कौन सी क्रांति थी? जब भाप का इंजन आया, अपने आप वाहन चलने लग गए जिसको इंसान संचालित करने लगा, वो पहली क्रांति थी। उस दौरान बहुत कुछ आया, रेल बने, पटरियां बनी, मैकेनिकल प्रोडक्शन होने लगा, यानी मशीनों का उत्पादन होने लगा। ये पहली औद्योगिक क्रांति थी। 18वीं सदी में ये क्रांति आपको देखने को मिली। उसके लगभग 100 साल बाद दूसरी औद्योगिक क्रांति हमारे बीच में आई, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। यानी कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब कारों का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ तो वहाँ पर असेंबली लाइन नाम की एक अवधारणा आई। असेंबली लाइन का मतलब ये था कि आपको पूरी की पूरी कार बनाने के लिए 50 लोगों को एक जगह पर लाने की ज़रूरत नहीं है। कार जो है एक बहुत बड़ी बेल्ट पर उसके हिस्से चलते रहते हैं और लोग अपने जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर एक पार्ट को वो फिट करते रहते हैं।
उस कार का एक पार्ट, जैसे एक व्यक्ति टायर फिट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा टायर फिट कर रहा है, वो कार बेल्ट पर रखे हुए आगे चली जाती है, तीसरा व्यक्ति उसका बोनट फिट कर रहा है, चौथा व्यक्ति कुछ फर्क कर रहा है। यानी कि उस कारखाने में 100 या 50 जो भी जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक पुर्जा फिट कर रहे हैं, या कोई एक नट लगा रहा है तो बस वो नट ही लगा रहा है, वो उसी का माहिर है। लेकिन इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कारों का उत्पादन संभव है, क्योंकि 50 लोगों को जब आप एक जगह पर लाते हैं और सारे लोग मिलकर एक कार बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें कई दिन लगेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक छोटा सा काम करेगा तो वो चंद सेकंडों में होगा। तो ये मास प्रोडक्शन जो है 19वीं सदी में जो होने लगा, तब ये दूसरी औद्योगिक क्रांति हमारे बीच में आई। उसके बाद 20वीं सदी में हम लोग पहुंचे, जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हम लोगों के बीच में आई। वो कौन सी थी? जब इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे बीच में आए, टेलीविज़न आए, रेडियो आए, इस तरह की चीज़ें जो हमारे बीच में आई, और उनके ज़रिए कम्युनिकेशन हमारा शुरू हुआ, और बहुत लंबी दूरियों तक हम लोग बात करने लगे या सुनने लगे, प्रोग्राम सुनने लगे, कार्यक्रम सुनने लगे। वो तीसरी क्रांति थी, और उसी दौरान कंप्यूटरों का भी आगमन हो गया था। लेकिन आजकल जो क्रांति है वो चौथी क्रांति है मित्रों, जिसमें इंटरनेट और इंटरनेट पर आधारित चीज़ें वो उसकी प्रधान रूप से उसके भीतर चल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इसी चौथी औद्योगिक क्रांति का एक हिस्सा है। उसी तरह से बिग डेटा, यानी जो अभी जिक्र हो रहा था कि हम लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करें या कोई भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, बहुत सारा डेटा उस पर उत्पन्न हो रहा है, और उस सारा डेटा इकट्ठा होकर के कहीं पर जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बिग डेटा कहलाता है। तो बिग डेटा का ज़माना, रोबोटिक्स का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, ये इसका हिस्सा है। तो आप निरंतरता में अगर देखेंगे तो पिछले 400 साल में 4 बड़ी क्रांतियां घटित हुई हैं, जिनमें से आज हम चौथी क्रांति से गुजर रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की क्रांति है, वो कंप्यूटिंग पावर की क्रांति है। 5वीं क्रांति शायद अगली सदी में आए, और उसमें क्या होगा हम नहीं जानते। तो बहरहाल अब इसके आपने बहुत सारे इसके जो गुणधर्म हैं इन चीज़ों के, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अंग्रेजी में, वो देखने की अगर कोशिश करें तो हो क्या रहा है, हम एक विशेषाधिकार से समावेशन की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्रीकरण की तरफ जा रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया को आप पिछले 1000-2000 साल में मशीनों ने या तकनीक ने क्या कुछ किया, अगर उसका आप विश्लेषण करेंगे तो लब्बोलुआब ये निकलेगा, मर्म ये निकलेगा कि हम चीज़ों के विशेषाधिकार की बजाय हम सबको साथ लेने की तरफ चल रहे हैं, लोकतंत्रीकरण की तरफ जा रहे हैं। कैसे? जब किताबें आई तो उन्होंने अध्ययन का लोकतंत्रीकरण किया, सब लोग पढ़ सकते थे, अब सब लोग ज्ञान ले सकते थे, क्योंकि किताबें आई, उन्होंने लोकतंत्रीकरण कर दिया, समावेशन कर दिया अध्ययन की प्रक्रिया का। उसके बाद कंप्यूटर आया तो उसने उत्पादकता का लोकतंत्रीकरण किया, हर व्यक्ति अब कंप्यूटर पर काम कर सकता था, वर्ड फाइल बना सकता था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकता था, PDF बना सकता था, एप्लीकेशन बना सकता था। तो कंप्यूटरों के आने से प्रोडक्टिविटी का लोकतंत्रीकरण हुआ। उसके बाद इंटरनेट आया तो संचार और एक्सेस का लोकतंत्रीकरण हुआ, कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह गया, दूरियां समाप्त हो गई, संचार बहुत आसान हो गया, किसी भी व्यक्ति से आप बहुत सारे माध्यमों से आज बात कर सकते थे इंटरनेट के आगमन के बाद। और आज नए मीडिया जब आया तो नए मीडिया में स्थिति क्या हुई, हर व्यक्ति लेखक बन सकता था, हर व्यक्ति संपादक बन गया। आपने ब्लॉगों का दौर देखा होगा, कोई भी व्यक्ति अपना ब्लॉग ला सकता था, उस पर अपनी रचनाएं डाल सकता था, उस पर अपने पाठ डाल सकता था, अपनी खबरें डाल सकता था। यानी हर व्यक्ति, आज वही स्थिति जारी है। कोई भी व्यक्ति एक वेबसाइट ला सकता है जिसमें वो खबरें दे सकता है लोगों को, कोई भी व्यक्ति एक वेबसाइट ला सकता है जिसके जरिए वो लोगों को मनोरंजन दे सकता है। तो कितनी बड़ी शक्ति है। अब आप अखबारों से मुक्त हो चुके हैं काफ़ी हद तक, मतलब अखबारों की भूमिका तो बनी रहेगी हमेशा, लेकिन अब सिर्फ उसी पर आप आश्रित नहीं है, एक ही माध्यम पर आश्रित नहीं है। समाचारों के लिए, सूचनाओं के लिए, विचारों के लिए, विश्लेषणों के लिए बहुत सारे लोग आज ये उपलब्ध करा रहे हैं। और आप भी चाहें तो आप में से हर एक व्यक्ति संपादक है अपने ब्लॉग का या अपनी वेबसाइट का। उसके बाद आप आइए नीचे, मोबाइल फ़ोन ने संवाद का लोकतंत्रीकरण कर दिया। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में हो, संवाद कर सकता था बड़ी आसानी से, सुगमता से, क्योंकि किसी ज़माने में हम STD और ISD का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर थे। आज वो सब नहीं है, हर व्यक्ति दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है यदि आपके पास वो प्लान है। सोशल मीडिया जब आया तो उसने सामाजिकता का लोकतंत्रीकरण कर दिया, सामाजिकता का समावेशन कर दिया। हम अपने समाज से दूर होते चले जा रहे होंगे, संभवतः ऐसा माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ न जाने कितने वर्चुअल समाजों से, कितनी वर्चुअल कम्युनिटीज से हम जुड़ गए। यानी हमें दुनिया के समाजों से जोड़ दिया सोशल मीडिया ने। ये एक अलग लोकतंत्रीकरण एक हमारे सामने आया। और उसके बाद यूट्यूब जब आया तो यूट्यूब ने टेलीविज़न के माध्यम का लोकतंत्रीकरण कर दिया।
टेलीविज़न चैनल किसी ज़माने में होते थे 10, 20, 50, 100 या 200। आज हर व्यक्ति के पास ये ताकत है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है जो किसी टेलीविज़न चैनल जैसा ही है। यहाँ तक कि आप चाहें तो लाइव अपना टेलीविज़न चला सकते हैं, लाइव चैनल अपना चला सकते हैं। ये शक्ति इन्हीं टेक्नोलॉजी ने आपको दी है, इन्होंने आपको दी है ना। तो निरंतर लोकतंत्रीकरण, निरंतर समावेशन, निरंतर सशक्तिकरण आम व्यक्ति का होता चला जा रहा है और दूरियां समाप्त होती जा रही है। विशेषाधिकार नहीं रह गए हैं। किसी ज़माने में कहा जाता था कि प्रिंट मीडिया जो है वो खबरों का चौकीदार है, यानी खबर अगर आएगी तो प्रिंट मीडिया के जरिए ही आप तक पहुंचेगी, लेकिन वो स्थिति समाप्त हो गई। उस एकाधिकार को इन माध्यमों ने बहुत बड़ी चुनौती दी और इतनी बड़ी चुनौती दी कि आज एक बहुत बड़ा वैकल्पिक जो जरिया है वो खबरों का वो यही है, क्योंकि अखबार आपके पास दूसरे दिन आता है, लेकिन आप उन खबरों को आज ही जान लेते हैं। किसी ने व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया है, किसी ने फेसबुक पर टिप्पणी कर दी, तो किसी ने ट्विटर पर टिप्पणी कर दी। कृत्रिम मेधा क्या कर रही है? कृत्रिम मेधा ज्ञान और क्षमताओं का लोकतंत्रीकरण कर रही है। हर व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकेगा। हर व्यक्ति के पास वो क्षमता होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। हर व्यक्ति कुछ भी कर सकेगा, हर व्यक्ति प्रेजेंटेशन बना सकेगा, हर व्यक्ति डॉक्यूमेंट बना सकेगा, हर व्यक्ति शोध कर सकेगा, हर व्यक्ति वीडियो बना सकेगा, हर व्यक्ति न जाने क्या कुछ कर सकेगा। यानी कि जो प्रोफेशनल एक लिमिटेशंस होती है उनका, और जो नॉलेज होता है, जिस समझिए कि उसकी जो पराकाष्ठा है, उसका भी अब लोकतंत्रीकरण हो रहा है, वो हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। लेकिन कृत्रिम मेधा ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर रही है, हर व्यक्ति तक ज्ञान को पहुंचा रही है, ऐसी क्षमताओं को पहुंचा रही है जो अब तक संभव नहीं थी, जिनके लिए हम दूसरों पर निर्भर थे। अब पुनः ये उस सवाल से भी जुड़ती है कि जिन पर हम निर्भर थे उनका क्या होगा। तो वो सवाल अपनी जगह हमेशा रहेगा, उसको एक अलग संदर्भ में हमको देखना है। लेकिन ये हमें क्या दे रही है? बिंदु ये है कि ये हमें बहुत कुछ दे रही है, और इतना दे रही है शायद हमसे बर्दाश्त ना हो, शायद हम पचा ना पाए। हम विशेषाधिकारों को छोड़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी ज्ञान का विशेषाधिकार कुछ ही लोगों के पास है, नहीं, हर व्यक्ति के पास ज्ञान होगा। किताबों ने वो जो शुरुआत की थी, आज कृत्रिम मेधा तक वही एक निरंतरता चली आ रही है। अब तीसरा जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो क्या है? संवाद का माध्यम बदल रहा है। लोगों के बीच में, मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन का जो माध्यम है, इंटरफेस जो है, वो बदल रहा है। कैसे? देखिए, इंसान को आप जरा कल्पना कीजिए, अभी कितनी अच्छी बात की गई कि इंसान जो हमारे होमो सेपियंस थे, उन्होंने कब आपस में एक सामुदायिकता करना सीखा, बोलना, उसके बाद अपना एक समुदाय के रूप में विचरण करना सीखा। इंसान के अगर इतिहास पर आप नज़र डालेंगे, पूरा प्राचीन काल से आज तक, तो इंसान का जो इतिहास है संवाद के मामले में, वो एक सिलसिलेवार चलता है। सबसे पहले सोच की भाषा की, मैं सोच तो सकता था लेकिन उसको कन्वे नहीं कर सकता था दूसरों तक किसी ज़माने में। आज के लाखों साल पहले की बात सोचिए या हज़ारों साल पहले की बात सोचिए, सोच भी अपने आप में एक भाषा थी कि मैं सोच रहा था, लेकिन वो मुझ तक सीमित थी। उसके बाद इशारों की भाषा आई, इंसान इशारों में एक दूसरे से संपर्क करने लगे, संवाद करने लगे, वहाँ से वो उठा लो, यहाँ से ये कर लो। तब तक हमारी भाषा नहीं आई थी, लेकिन इशारों की भाषा आई। उसके बाद बोली हुई भाषा विकसित हो गई कि लोग बोलने लगे, चंद शब्द बोलने लगे। उसके बाद चित्रों की भाषा आई कि दीवारों पर लोग लिखने लगे या ज़मीन पर चित्र लिखने लगे और आपस में उसके ज़रिए कम्युनिकेट करने लगे। उसके बाद लिखित भाषा आ गई, जिसको आप लिख सकते थे शब्दों के रूप में, अक्षरों के रूप में। और अंत में गणित की भाषा आ गई, जो कंप्यूटर की भाषा थी, 0 और 1 की भाषा, जिसके ज़रिए कंप्यूटर चलते थे या कंप्यूटर जिसके ज़रिए समझते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का अगर आप ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजी के इतिहास की तरफ, डिजिटल तकनीक, तो ये उल्टा क्रम आपको देखने को मिलेगा। क्यों? शुरुआत हुई गणित की भाषा से, 0 और 1 की भाषा से शुरुआत हुई। जब पंच कार्डों का इस्तेमाल होता था कंप्यूटरों में, किसी ज़माने में डेटा डालने के लिए ऐसे कार्ड आते थे जिनमें छेद होते थे, उनको डाला जाता था किसी मशीन में और उसके बाद उसका डेटा कंप्यूटर में पहुंचता था। ये 0 और 1 का ज़माना था। लेकिन उसके बाद लिखित भाषा आ गई। जब आपने देखा होगा काले रंग की स्क्रीनें आपने देखी होंगी कंप्यूटरों में, काली काली स्क्रीनें, जिस पर आपको टाइप करना पड़ता था कि मुझे ये डायरेक्टरी यहाँ से कॉपी करके वहाँ भेजनी है, तो आप लिखते थे CMD, डायरेक्टरी का नाम, और फिर उसके बाद इसको कहाँ कॉपी करना है उसका नाम। ये कौन सी? लिखित भाषा। उल्टा चल रहा है। देखिए, आप अगर इंसान की भाषा से आप देखेंगे
मशीनों की भाषा को, तो ये उल्टा क्रम चल रहा है। वहाँ गणित की भाषा अंत में आई, यहाँ गणित की भाषा से शुरुआत हुई। यहाँ लिखित भाषा गणित की भाषा के बाद थी। यानी आपने डॉस का प्रयोग किया, नोवेल कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया होगा, यूनिक्स का किसी ने इस्तेमाल किया होगा, लिख करके आप कमांड देते थे और कंप्यूटर काम करते थे। उसके बाद आई चित्रों की भाषा, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और मैं अपना माउस पॉइंटर चलाता हूं तो वो भी एक चित्र है जो कंप्यूटर पर चल रहा है। इसके जरिए मैं कंप्यूटर से संवाद कर सकता हूं, जो आप इस समय देख रहे हैं। तो ये हुई चित्रों की भाषा जो कंप्यूटर में उसके बाद आई। उसके बाद इशारों की भाषा, आप टच करने लगे अपने मोबाइल फ़ोन को या अपने लैपटॉप को, टच स्क्रीन का इस्तेमाल करने लगे इशारों के जरिए। उससे एक कदम और आगे चले हैं हम, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आ गई है बोली हुई भाषा, कि आप अब कंप्यूटर से संवाद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कंप्यूटर को कि ऐसा कर दो, ऐसा मुझे एक निबंध लिख कर दे दो गाय का, तो गाय का निबंध देता है ना। तो आप बोलते हैं, संवाद कर रहे हैं, आप उसको लिख करके दें या फिर आप बोल कर कहें। ये है इशारों की भाषा। ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ कंप्यूटर है, उसमें आई कंट्रोल नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसमें आपको एक कीबोर्ड दिखाई देता है और इस कीबोर्ड पे मैं जिसको भी देखता हूँ वो पीछे टाइप हो जाता है, देखने से, हाथों का प्रयोग नहीं करना, देखने से टाइप हो रहा है। यानी ये हमारे संवाद इंटरफेस की आज तक की प्रगति को दिखा रहा है। मैं जो देखता चला जाऊंगा वो टाइप होता चला जाएगा। लेकिन इसके बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये भी आने वाला है। तो प्रगति रुकने वाली नहीं है। माइंड रीडर बन गया है, माइंड रीडर भी हो सकता है कुछ साल बाद आपके बीच में आ जाए। तो ये इंटरफेस तीसरा बड़ा बदलाव। पहला बड़ा बदलाव विभिन्न क्रांतियां, दूसरा बड़ा बदलाव विशेषाधिकारों से मुक्त होती चली जा रही है हमारी दुनिया। जैसे आप सोचिए कि अब हम में से हर एक व्यक्ति हिंदी में लिखने लगा है, टाइप करने लगा है, क्योंकि वो विशेषाधिकार नहीं रह गया। आपको अगर हिंदी में टाइपिंग आप जानते हो तब भी कर सकते हैं, नहीं जानते हो तो अंग्रेजी के जरिए कर सकते हैं। विशेषाधिकार समाप्त हो रहे हैं ना। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आपकी उन सभी बाधाओं को दूर कर रही है जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। और तीसरा जो बदलाव था वो ये था कि इंटरफेस बदल रहा है। तो हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। 75 साल का ये सफ़र है। लेकिन अब मैं आपको ज़्यादा इस सफ़र के बारे में बताए बिना आपको सीधे आगे ले चलता हूँ, जहाँ हम कुछ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। हम आ गए हैं यहाँ जनरेटिव एआई में। सबसे नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी है? उसको कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है? चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लॉड या फिर ग्रोक और मिस्ट्राल या फिर लामा, ये सब जो है ये जनरेटिव एआई है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इतिहास है वो तो 70 साल पुराना, 75 साल पुराना है। 1950 में पहली बार अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं डार्टमथ सम्मेलन। डार्टमाउथ भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन सही उच्चारण है डार्टमथ सम्मेलन, जहाँ पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हुआ। उसके बाद 70 साल में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत कुछ आपने देखा होगा कि अनुवाद तो आपने शायद 20 साल पहले ही इस्तेमाल कर लिया होगा, मशीन अनुवाद, क्योंकि मशीन अनुवाद 2006-2007 में हमारे बीच में आ गया था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हमारे बीच में। अब ये क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि दुनिया की भाषाओं में जो ज्ञान रखा हुआ है उसको एकत्र करने की, बहुत बड़े पैमाने पर एकत्र करके उसको संसाधित करने की, प्रोसेस करने की क्षमता, और उसके जरिए सीखने की क्षमता और उसके जरिए परिणाम देने की क्षमता, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उसके बाद स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी आ गए हैं। अब आज के संदर्भ में ये आपके लिए शायद उचित, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी ना हो, लेकिन स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि किसी एक छोटे से दायरे में काम करते हुए किसी मॉडल को ट्रेन किया जाता है एआई के, तो वो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई काम ही नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि एक बाल काटने की दुकान चलाता है, तो उसको तो सिर्फ उतने से ही मतलब है ना, उसको ज़रूरत नहीं है लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैट जीपीटी से। वो तो कह रहा है कि कोई यार ऐसा कुछ कर दो कि मेरी वेबसाइट पर जो लोग आते हैं और पूछते हैं कि बाल काटने की क्या रेट है तुम्हारे, या बाल कौन कौन से काटते हो, तो वो जवाब दे दे। ऐसा कोई एआई मॉडल ले आओ, तो छोटा सा मॉडल बनाया जा सकता है ना, जो इतना ही जानता हो। इन्हीं चीज़ों के आधार पर वो ट्रेन भी हो रहे हैं, वो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। उसके बाद आ गई है जनरेटिव एआई। ये सबसे आधुनिक है, सबसे नई चीज़ है जो हमारे बीच में कब आई? होने को तो लगभग 10 साल से इसमें बहुत काम चल रहा था, लेकिन 30 नवंबर 2022 को हमारे बीच में चैट जीपीटी का आगमन हुआ। 30 नवंबर 2022, और 30 नवंबर 2022 को दुनिया ने देखा कि हम एकदम से नए कालखंड में पहुंच गए हैं, जब अचानक पूरी दुनिया में 2-3 दिन के भीतर ही ये भय हो गया कि यार ये क्या हो रहा है।
मशीनें तो निबंध लिखने लग गई, मशीनें तो होमवर्क करने लग गई, कंप्यूटर तो ये करने लगा, कंप्यूटर वो करने लगा। ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए अचानक, कब? 30 नवंबर 2022 को, जब चैट जीपीटी का आगमन हुआ। तो ये क्या था? ये जनरेटिव एआई था। एआई का दौर अब शुरू हो गया है। एजेंटिक एआई का मतलब क्या है कि जो काम आप चैट जीपीटी पर जाकर के करते हैं, अगर मान लीजिए आपको भी ना करना पड़े, उसके लिए भी एक छोटा सा टूल बना दिया जाए, वही करता रहे वो काम, तो ये एजेंट्स कहलाते हैं, एआई के एजेंट्स। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक एजेंट बनाया जो मेरे लिए मेरे यूट्यूब के सारे चैनलों के थंबनेल बना दे और अपने आप उसको पोस्ट कर दे, तो वो हुआ एक एआई का एजेंट। मैंने एक एजेंट बनाया जो मेरी सारी मेल को पढ़ ले और उसके बाद उन सबको जवाब भी दे दे अपने आप, मेरी जानकारी के बिना, जो मैंने पहले से निर्देश दिए हुए हैं उनके आधार पर। तो वो एक एजेंट वो हुआ। तो ये एजेंटिक एआई की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा खतरा है। ये वो खतरे वाला समय है मित्रों, जब सोचिए कि हर काम के लिए एजेंट आ जाएंगे और कंपनियां उन एजेंटों को एक्वायर कर लेंगी। उनको मानवों की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बहुत कम की पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी तो, है ना। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप में से जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। एजेंट्स, एआई एजेंट्स आगे आने वाले हैं, आने शुरू हो गए हैं, और ये सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर एप्लीकेशन होंगे जो आपके कंप्यूटर को भी इस्तेमाल कर सकेंगे, खुद उसमें टाइप कर सकेंगे, खुद आपके, सोचिए जैसे मैं एक एजेंट को कह देता हूँ कि वो सेक्रेटरी एक एजेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरा शाम को हैदराबाद का जो कार्यक्रम है, मेरी यात्रा है शाम को हैदराबाद की, तो आप ऐसा करिए कि मेरे लिए टिकट बुक कर दीजिए। तो वो एआई एजेंट अपने आप मेरा टिकट बुक कर देता है। ये एजेंट्स है। तो अगला दौर इनका है, और उसके बाद एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि जब इंसान और मशीन में शायद अंतर लगभग मिट जाए क्षमताओं में, वो सब कुछ करने लगे जो इंसान करता है, तो वो समय जब आएगा तो वो कहलाएगा एजीआई। और ये ना आए, हम सब यही प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि वो समय ना आए, क्योंकि तब फिर मशीन कुछ भी कर सकती है। वो खुद सोच समझ सकती है, खुद सीख सकती है, खुद परिणाम दे सकती है, कुछ अच्छा बुरा वो खुद कर सकती है, सब कुछ वो कर सकती है जो इंसान करता है, अपने स्वायत्त रूप से, इंसान पर निर्भर हुए बिना। वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो ये सारा परिदृश्य यहाँ तक आ पहुँचा है। और ये जनरेटिव एआई जो आ गई है, वो ये है जिस योग हैं चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लॉड, जेमिनी आदि आदि, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े बदलाव हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बड़े अंतर हैं। क्या अंतर हैं? देखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तो आप पहले भी करते थे, क्योंकि आप अनुवाद कर लेते थे, मशीन अनुवाद। आप जाते थे और बोलते थे, जो टाइप हो जाता था, पहले भी हो जाता था, है ना। आप और भी छोटे मोटे कार्य आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करते थे। जैसे ओसीआर करते थे, हम लोग फ़ोटो लेते थे और उस फोटो में जो अक्षर हैं वो अक्षर टाइप हो जाते थे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वाला रूप तो पहले से ही था। तो आखिरकार 30 नवंबर 2022 को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से दुनिया हिली हुई है और ये सब कुछ बदल गया? ऐसा क्या हुआ? तो 30 नवंबर 2022 को जनरेटिव एआई हम सब लोगों के बीच में आई। ये सबसे बड़ा काम हुआ। इसके आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो अलग अलग श्रेणियों में बट गई। एक पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या अंतर है दोनों में? जो पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका इस्तेमाल हम करते थे ना, वो रूपांतरण करती थी, ट्रांसफॉर्म कर सकती थी चीज़ों को। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मशीन अनुवाद के लिए जाते थे, आप एक भाषा में दिया हुआ टेक्स्ट इस्तेमाल करते थे और वो उसको दूसरी भाषा के टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, उसका रूपांतरण कर सकती थी। लेकिन जो मूल टेक्स्ट था वो तो आपके पास था ना, एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास था जो आपने उसको दिया कि इसको अनुवाद कर दो। उसी तरह से जो ध्वनि से टाइप करने की जो सुविधा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें क्या है, आप जो बोल रहे हैं वो पहले से मौजूद है। आपने एक शब्द बोला, वो मौजूद है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने टाइप किए हुए टेक्स्ट में, लेकिन ट्रांसफॉर्म किया उसने पुनः, है ना। पहले दस्तावेज का ट्रांसफॉर्मेशन किया अनुवाद के लिए, यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट के मामले में आपकी ध्वनि का रूपांतरण कर दिया टाइप किए हुए टेक्स्ट में। इसी को उल्टा कर दीजिए, टाइप किए हुए टेक्स्ट का रूपांतरण किया ध्वनि में, यानी आपने कोई उसको स्क्रिप्ट लिख के दी तो कंप्यूटर ने या किसी एप्लीकेशन ने उसको ध्वनि में बदल दिया, पढ़कर सुना दिया। यानी यहाँ भी रूपांतरण हुआ,
ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन आपने एक टेक्स्ट तो दिया ना उसको। तो यहां पर जो पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रूपांतरण कर सकती है बुनियादी रूप से। जो जनरेटिव एआई है वो क्रिएट कर सकती है, उसको आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ आप उसको निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा कर दो और वो कर देगी। ये सबसे बड़ी उसकी क्षमता है। 3 बड़े काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगी है, जिनकी वजह से इतने अवसर भी आए हैं, जिसकी वजह से इतनी चुनौतियां भी आई है। पहला है सृजन की क्षमता, कुछ क्रिएट करना नया। दूसरा है संदर्भ का नॉलेज है इसको। अब तक हम लोग क्या कहते थे, मैं एक कार्यक्रम में आगरा में एक टेड टॉक हुआ था कई साल पहले, 2018 की बात है, तो उसमें मैं प्रेजेंटेशन मेरा था अनुवाद के बारे में, मशीन अनुवाद के बारे में। तो वहाँ पर अनेक लोगों ने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकेगा सर कि मशीन अनुवाद कर सकेगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकेगा। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, कर सकेगी, क्योंकि असल में मशीनें सीख रही हैं और इतनी बड़ी क्षमता से सीख रही है जिसका मानव मुकाबला ही नहीं कर सकता, इतनी बड़ी क्षमता से। देखिए जो ये जनरेटिव एआई है, उसने लगभग दुनिया की सारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध किताबें पढ़ी हुई है। इस चैट जीपीटी ने सारे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जितने भी लेक्चर्स हैं वो उसने देखे हुए हैं या सुने हुए हैं या पढ़े हुए हैं। जितना विकिपीडिया का टेक्स्ट है सारा उसने पढ़ा हुआ है, जितने पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स हैं उसने पढ़े हुए हैं। उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितने अनुवाद हुए हैं अब तक वो सारे पढ़े हुए हैं। जितनी ध्वनियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ध्वनियाँ वो पहचानती है, सब ध्वनियों को जान चुकी है, सारी भाषाओं को जानती है, दुनिया की हर भाषा को जानती है, और वो बहुत कुछ ऐसा सीख रही है अपने स्तर पर जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप ये मत सोचिए कि अनुवाद कभी नहीं हो सकेगा और अनुवाद मानवों पर भी निर्भर है। नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि ना हो सके, लेकिन सच्चाई यह है कि हो सकेगा। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने 1-2 साल पहले, लगभग 1 साल पहले, उन्होंने ये आश्चर्य जताया कि हम ये देखकर चौंक गए कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनको हमने बंगाली नहीं सिखाई थी, वो बंगाली अपने आप ही सीख गए। बंगाली भाषा में अनुवाद करना अपने आप सीख गए। हमारे यहाँ एक क्रम था कि हम बंगाली तक पहुँचेंगे आगे जाकर, उससे हमें पहुँचने से पहले ही वो सीख चुके थे। वो बंगाली में अनुवाद करने की क्षमता खुद विकसित कर चुके थे। तो ये क्षमता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसको आप छोटा मत आंकिए। तो मैंने उनसे कहा कि न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुवाद कर सकेगी आने वाले सालों में, बल्कि शायद, और मुझे बताते हुए दुख है शायद वो आपको ऐसे 10-15 विकल्प देगी कि कैसा अनुवाद चाहिए आपको संस्कृतनिष्ठ भाषा में दे दूं, उर्दू वाली भाषा में दे दूं, उर्दू के प्रभाव वाली भाषा में, या देशज भाषा में दे दूं बोलियों के साथ, या प्रशासनिक भाषा में दे दूं, या कानूनी अनुवाद कर दूं, या तकनीकी भाषा में अनुवाद कर दूं, कैसा चाहिए? या मैं रचनात्मक एक क्रिएटिव अनुवाद कर दूं, एक जिसको कहते हैं अनुसृजन, वो कर दूं। वो आपको अनगिनत विकल्प देगी, आप जो चाहिए चुनिए और वैसा अनुवाद देगी जो इंसान नहीं कर सकता। अब देखिए, ये बात मैंने 2018 में कही थी, लेकिन मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो मेरी उस कल्पना को भी पीछे छोड़ दिया। आज तो आपको वो विकल्प मिल नहीं रहे जहाँ आपको टिक करने की जरूरत हो। आप सिर्फ कहने भर की देर है कि इसका अनुवाद ऐसा करो जैसा 5 साल का बच्चा समझ जाए, तो वो वैसा ही अनुवाद करेगी जैसा 5 साल का बच्चा समझ जाए। अब तो सिर्फ आपके कहने या आपके निर्देश पर निर्भर है। यानी वो जो मैंने कहा था कि दर्जन भर विकल्प देगी, दर्जन भर नहीं, आपके पास लाखों विकल्प उपलब्ध है, सिर्फ आपके निर्देश पर निर्भर है अनुवाद या जो भी कार्य होने वाला है। तो ये स्थिति आ गई। अब ये क्यों आई? क्योंकि ये तर्क दिया जाता था, और हम भी ये तर्क देते थे कि अनुवाद नहीं हो सकता मशीनों के जरिए, क्योंकि मशीन तो संदर्भ को नहीं जानती। उसे क्या पता, वो यहाँ से उठाकर अक्षरों को वहाँ रख देती है। सांख्यिकीय अनुवाद होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल होते हैं कि आपने एक पुराने 1-2 अरब आपने वाक्य दे दिए अंग्रेजी के, 1-2 अरब आपने उनके अनुवाद दे दिए, मशीन ने दोनों के बीच में तुलना की स्टैटिस्टिकल आधार पर और परिणाम दे दिया कि ये इसका अनुवाद ये होगा। ये सच्चाई है, लेकिन इसमें संदर्भ तो नहीं था।
लेकिन ये जनरेटिव एआई जो आ गई है ना 2 साल पहले, ये संदर्भ को समझती है, संदर्भ को समझती है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर नाम का एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। देखिए जीपीटी का पूरा नाम क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर की अवधारणा क्या है कि आप जब एआई को, इस एआई को मान लीजिए कि एक किताब देते हैं पूरी, कि इसका अनुवाद करना है, तो पहले पूरी किताब को पढ़ लेती है। उस पूरी किताब का संदर्भ उसको पता है कि पेज नंबर 90 पर ये बात जा रही है और पेज नंबर 1 पर ये जा रही है, और तब वो अनुवाद कर रही है, यानी वो संदर्भ को समझती है। आपने उसको 3 पैराग्राफ दिए तो एक एक करके एक एक वाक्य को नहीं अनुवाद कर रही है, वो तीनों को समझ रही है, पहले वो संदर्भ को समझती है और उसके बाद अनुवाद करती है। तो इस वजह से ये मानव के बराबर आकर खड़े होने की क्षमता रखती है। और तीसरा, ये संवाद करने में सक्षम है, आपसे बात कर सकती है। इससे इस्तेमाल करने के लिए आपको तकनीकी कमांड्स की ज़रूरत ही नहीं है। ये तीसरा बड़ा काम हो रहा है, एआई हमारे बीच में आई है और इसलिए आज ये तमाम चीज़ें हो रही है। असंभव को संभव बनाया जा सकता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। अब इसकी आप रचनात्मकता के बारे में सोचिए कि कितनी संभावनाएं आपके लिए खड़ी हो जाती है। अगर आप रचनात्मक व्यक्ति हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ नकारात्मक पहलू अपनी जगह हैं, डीप फेक्स हैं, उनके ज़रिए भी आप क्या कुछ नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है उसमें आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कितनी नई चुनौतियां आ सकती है, कितने नए अवसर आ सकते हैं। तो बस मेरे ख्याल से मैं आपको एक झलक दिखा पाया। एआई से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अनुवाद के कई तरीके आ गए हैं, जिसमें से एक नया है जीपीटी आधारित अनुवाद। एआई के ज़रिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए हैं उनके साथ में भी आप संवाद कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं एआई के ज़रिए। इस ज़माने में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबसे यही कहूँगा कि अपने आप को उस नए दौर के लिए हम सब तैयार करें, जब बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा हर एक व्यक्ति के पास अवसर भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।